50 से 90 के बीच के जो दौरान, जो 50 से 1990 के बीच के जो हम लोगों ने रिफॉर्म्स किए बहुत सारे, उन रिफॉर्म्स के थोड़ा सा फीचर्स पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ गुड इफेक्ट पढ़ेंगे और कुछ बैड इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या कमियां रह गई और क्या अच्छे सुधार हुए। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 1950 से 1990 की अवधि के दौरान विकास की रणनीति प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। पहला तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी, सार्वजनिक उद्यमों को केंद्रीकरण की भूमिका निभानी थी। मतलब जो सार्वजनिक उपक्रम, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू, या फिर ऐसे गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स थे, ठीक है, वो जो सेक्टर्स है उसने जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तुमको रीजन बता चुका हूं, क्योंकि उस समय पे हमारे पास बेस तैयार नहीं था। ठीक है, पैसा ज्यादा लगना था। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को इतना पैसा नहीं लगा था। ठीक है, और वेलफेयर भी देखते हुए करना था काम। ठीक है, तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट के जो सेक्टर ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस टाइम पे। हम अभी ये फीचर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में निजी उद्योगों का केवल द्वितीय भूमिका निभानी थी। जो दूसरा फीचर ये है कि जैसे जो ये आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा हुआ इस पूरे टाइम पीरियड में, तो उस टाइम पीरियड में जो प्राइवेट सेक्टर जो थे उनको सिर्फ सेकेंडरी जो रोल प्ले करना था। सेकेंडरी रोल मतलब फर्स्ट, प्राइमरी रोल प्ले कौन करता था? गवर्नमेंट कर रही थी। और सेकेंडरी नंबर पे जो कौन प्ले कर रहा था? प्राइवेट सेक्टर पे कर रहा था। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को हर चीज पे लाइसेंस लगा दिया गया था। ठीक है, अगर उनको इंडस्ट्री, कोई भी नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो उसमें लाइसेंस लाना है, और उस लाइसेंस के तहत उनका जो प्रोडक्शन का कोटा भी निर्धारित कर दिया गया था। अगर उस कोटा से अगर ऊपर करना है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना है। समझ में आई बात? तीसरा पॉइंट है हमारा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा, ठीक है, आयात प्रतिस्थापन के ऊपर ध्यान दिया गया। इसके पीछे क्या रीजन था? ताकि क्या कहते हैं, हम अपने जो डोमेस्टिक वो हैं ट्रेडर हैं या डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका ख्याल रख सके, उनको बचा सके, उनको नुकसान ना हो, इस चीज से बचा सके। दूसरी चीज, अपना फॉरेन एक्सचेंज बचा सके। आपके पास जो फॉरेन करेंसी आपके पास स्टोर हो रही है, ठीक है, उस फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल अच्छी जगह पे किया जा सकेगा। ठीक है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को ठीक करने के लिए क्या किया गया? पहले तो जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा था उस इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी गई, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। दूसरा, इंपोर्ट कोटा तय कर दिया गया कि भाई इतना ही माल मंगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं मंगाओगे। आई बस में 3 फीचर हो गए हमारे। ठीक है, फोर्थ फीचर है, जहां तक संभव हो, ये तो बता दिया आपको कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है उसको कहते हैं बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था कि इंपोर्ट के ऊपर कोटा तय कर दिया गया था और हैवी ड्यूटी लगा दी गई थी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि देश में आधिकारिक संरचना के आधार पर निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास किया जाना था। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज ने अपना काम किया, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उन्होंने अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया उस टाइम पे। ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने और क्या किया था? इक्विटी ग्रोथ, इक्विटेबल ग्रोथ, समता के साथ डेवलपमेंट, विकास करने के लिए जो है वो एसएसआई ने बहुत हेल्प किया। ठीक है, सबके अपने अपने रोल थे, गवर्नमेंट का अपना था, प्राइवेट का अपना था, लार्ज स्केल का अपना था और स्मॉल स्केल का अपना था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोगों ने अलग काम किए थे। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स के अंदर आ गए कि हमारे क्या जो है ये 1950 से लेकर 1990 के बीच में जो फीचर्स किस तरीके के थे। ठीक है, अच्छा जी, आ जाते हैं गुड इफेक्ट के ऊपर कि अच्छे प्रभाव क्या पड़े थे इसके। तो पहला, आर्थिक विकास को एक बड़ा धक्का लगा। धक्का मतलब कि एक बिग पुश, मतलब वो जिसकी जरूरत थी हमको कि अभी स्टैग्नेंट इकोनॉमी है तो उसको अगर चलाने के लिए तो थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा, जैसे गाड़ी में धक्का लगाया जाता है। ठीक है ना, तो वो धक्का लगाने की जरूरत थी, तो वो गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टार्ट किए, गवर्नमेंट ने जो अपने बिजनेस स्टार्ट किए, उससे जो है एक अच्छा खासा धक्का लगा, जिससे कि हमारा इकोनॉमी जो है वो फ्लो में आ गई थोड़ी। ठीक है, और इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि 1951 में 13% का जीडीपी ग्रोथ था। ठीक है, जबकि जो है 1991 में आते आते वो 24.6% का हो गया था। 1950 में 13% था और 1991 में ये 24.6% हो गया था। ठीक है ना, 11% के आसपास का। ठीक है, जीडीपी के अंदर क्या होता है कि जीडीपी में तो हर कहते हैं गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड होती है। ठीक है, ये आउटपुट की बात करो, प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन जो था वो 6% से बढ़ गया था। ठीक है, इन 40 सालों के बीच में, 50 से 90 के बीच में। ठीक है, अच्छा जी, और क्या फायदे हुए थे? औद्योगिक क्षेत्र को स्पष्ट विविधीकरण देखा गया। इसमें सूर्योदय उद्योग ने, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स ने घरेलू
उद्योगों में अपना इमरजेंस दिखाया। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो थे या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाले जो बिजनेस थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया था, बहुत ही तेज़ी से ग्रो किए हुए थे वो। ठीक है, बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास हुआ, जैसे कि राउरकेला में, ठीक है, भिलाई, ठीक है, स्टील के कारखाने, और उसे भारतीय अर्थव्यवस्था की आधिकारिक संरचना, जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था आपको, ठीक है, संदर्भता प्राप्त हुई और भारत में अर्थव्यवस्था ने दिखाया कि वह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के प्रभावों को सहन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इस समय पे इंडिया ने ये प्रूव कर दिखाया कि हमारे पास भी बेसिक इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए या इसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे पास भी अपनी बड़ी बढ़िया जो अच्छी खासी जो है फर्में हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बना सकती हैं लार्ज स्केल पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा सामाजिक न्याय की समृद्धि के उद्देश्य की प्राप्ति का छोटे पैमाने पर उद्योगों के विकास का पर्याप्त योगदान रहा। और हमारे देश के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको भी बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ, और उससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, प्लस में इक्विटेबल ग्रोथ भी हुआ। ठीक है ना। संक्षेप में अगर देखा जाए तो 1950 से 90 की अवधि के दौरान विकास की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय संरचनात्मक बदलाव आए, दर्शाए गए। अभी तक के इतिहास में 50 से 90 के टाइम को इसलिए पढ़ा जाता है, आज भी हम लोग किताबों में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो बीच का जो ग्रोथ था ना, वो ग्रोथ ऐसा ग्रोथ था जिसको स्टडी किया जाने लायक है, क्योंकि जो डिफरेंसेस थे वो बहुत जमीन आसमान के डिफरेंसेस थे। तो उस डिफरेंस को कि एक तरफ हम 1951 में बिल्कुल बुरे हालात में थे और एक तरफ 1991 में आते आते हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन लेकर के आ गए। समझ में आई बात? मतलब कहने का है कि बीच में बहुत सारे बदलाव हुए। जैसे देखते हो ना आपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को बचपन में देखा, फिर एकदम से 2 साल बाद देखा वो बड़ा हो गया एकदम से। ठीक है, तो मतलब रिमार्केबल जो डिफरेंस होता है ना, ऐसा कोई ऐसा डिफरेंस के बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत मतलब ध्यान देने योग्य चीज है, तो ऐसा बदलाव आया और उस वजह से हम लोग जो है 1950 से 1991 को जो है डीपली पढ़ते हैं। समझ में आई बात? और क्या कह रहा है, जैसे कृषि क्षेत्र का महत्व जीडीपी में संक्षेप होता है, औद्योगिक क्षेत्र के पक्ष में घटने लगा। और हुआ ये कि जो पहले हम लोगों का 1951 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ करता था, तो जीडीपी के अंदर जो ग्रोथ हुआ, वो कहते हैं इन्वॉल्वमेंट होता था एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर का जो है वो घटने लग गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ने लग गया। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश की एग्रीकल्चर पे से डिपेंडेंसी कम होकर के इंडस्ट्री के ऊपर जो है डिपेंडेंसी बढ़ने लग गई। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चेंजेस है क्योंकि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम ही होनी चाहिए। ठीक है ना। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य आधुनिकीकरण, साम्य तथा आत्मनिर्भरता ने समृद्धि का विकास की दर को प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। और ये सब चीजें जो हम क्या मॉडर्नाइजेशन करना, ठीक है, या अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम लोगों ने इसी टाइम पे अचीव करी है। ठीक है, ये तो होगा हमारे गुड इफेक्ट। जरा बैड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, क्या क्या बैड इफेक्ट है। ठीक है, सबसे पहला, समय के साथ साथ आयोजकों को सार्वजनिक क्षेत्रों के अत्यधिक प्रभुत्व का आभास हुआ। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन आरक्षित करने को जिनका उत्पादन निजी क्षेत्र भली भांति कर सकता था के अत्यधिक प्रभुत्व के कारण पाया गया। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था कि ब्रेड तथा जूते का उत्पादन भी सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों द्वारा किया जा रहा था। मतलब कहने का ये है कि लाइसेंसिंग पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगा दी गई और क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में जो इंडस्ट्रीज रखी थी वो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कि आप कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को कम कर दिया, कि बहुत ज़्यादा कम प्राइवेटाइजेशन था। ठीक है, तो ज़्यादातर क्षेत्र जो है अपने ही कब्जे में लगा है। इवन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ तक कि ब्रेड और जूते बनाने की जो फैक्ट्री थी वो भी गवर्नमेंट चला रही थी। समझ में आई बात? मतलब कहने का ये है कि आप अपने देश के अंदर जो बेसिक गुड्स हैं, इसेंशियल कमोडिटी है, जो एकदम बहुत सिंपल सी गुड्स हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर सकता है। ब्रेड बनाने में क्या टाइम लगता है और क्या टेक्नोलॉजी लगती है, ठीक है ना, पर उसका भी प्रोडक्शन पब्लिक को नहीं करने दिया जा रहा था, वो भी गवर्नमेंट ही अपने लिए खुद कर रही थी। ठीक है, ब्रेड और सूज का सारे उद्यम द्वारा किया जा रहा था। इसके कारण एजेंट के रूप में निजी क्षेत्र को महत्व कम हो गया था। ठीक है, और इससे जो है प्राइवेट जो सेक्टर था उसका वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई थी। वो तो हम लोगों ने फीचर्स नहीं पढ़ा है कि हमारा देश के अंदर जो है गवर्नमेंट सेक्टर का वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। फर्स्ट रोल उन्हीं का था, सेकेंडरी रोल जो था वो प्राइवेट सेक्टर का था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार में धीरे धीरे सामाजिक महाभार
डेड सोशल वेट के रूप में प्रतीत हो गया। अकुशलता, भ्रष्टाचार और रिसाव तथा चोरी इसका मुख्य। देखो जी, होने को क्या हुआ कि देश के अंदर गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम अपने अंडर में सारी चीजें रखेंगे, छोटे से छोटे बिजनेस भी अपने अंडर में रखे हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे बिजनेस अपने अंडर में रखोगे, आपको बड़े बड़े काम करने चाहिए ना। आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो ये थोड़ी ना देखता है कि क्लास के अंदर चौक पड़ी है कि नहीं पड़ी है, ये तो नहीं देखता ना करके, वो तो टीचर ही देख लेगा। मतलब कहने का है कि जो बड़े काम है वो आप देखो, छोटे काम अपने सबऑर्डिनेट को दो, ठीक है। तो इसी तरीके से पर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, छोटे से छोटा बिजनेस भी अपने अंडर में लेकर के चल रही थी, बड़े से बड़ा बिजनेस भी अपने अंडर में लेकर चल रही थी। इससे होने ये लगा कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाई, और कंपनियां जो जितने भी गवर्नमेंट की फर्में थी वो सिक यूनिट हो गई। सिक सरकारी कंपनियां थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, ये आगे चलकर सिक यूनिट के रूप में कन्वर्ट हो गई। मतलब कहने का ये कि बहुत लंबे टाइम तक इनको नुकसान ही हो जा रहा है, या तो ये बंद होने के कगार पे आ गई हैं, ठीक है। और भारी भरकम, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट खोलोगे उसके अंदर सरकारी नौकरियाँ देनी पड़ेगी, और सरकारी नौकरी में सरकारी सैलरी देनी पड़ेगी। समझ में आई बात। वेलफेयर देखोगे, प्रॉफिट देखोगे नहीं, ठीक है। तो आपके पास प्रॉफिट जनरेट हो नहीं रहा है, ठीक है, और एक तरफ से दूसरी खर्चे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आई बात। तो इस वजह से क्या हुआ कि आगे चल के धीरे धीरे कंपनियां बंद होने के कगार पे आ गई, और बहुत बुरा सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे में दबने लग गई सरकार, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये जो कंपनियां थी ये सही से काम नहीं कर पाई। और अकुशलता, इनको काम करना का तरीका में नहीं था, इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। भ्रष्टाचार, रिसाव तथा चोरी तथा इसका मुख्य विशेषताओं के रूप में उभरी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में भारी हानि के कारण देश के दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों का अकुशल प्रयोग हुआ। और हमारे देश के अंदर इतने अच्छे रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का भी हम सही से प्रयोग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है, और वहाँ पे सारी की सारी वो चल रही है, क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है। जॉब पे लगना है, किसी को ये नहीं देख रहा कोई कि काम आता है कि नहीं आता है, चलो जी रख लो, पैसे रख दे देंगे, पैसे खा लेंगे। समझे। सरकारी स्कूल में गाँव में क्या हो रहा है, स्कूल टीचर जो हैं एलिजिबल नहीं होते हैं, फिर भी रख लिया जाता है। मीडिया वाले पहुँचे, भाई जनवरी की स्पेलिंग बताओ, नहीं आ रही है। समझ में आई बात। भ्रष्टाचार हो रहा है ना, ठीक है। तो भ्रष्टाचार की वजह से क्या हो रहा है, वो उन्होंने तो एक एम्प्लॉय को रख करके उसमें 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए खा लिए, ठीक है। पर उस पब्लिक सेक्टर यूनिट का क्या हुआ, वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है, नए उद्यमों को खोलने या मौजूदा उद्यम को विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का आवश्यकता बड़े घरानों का दुरुपयोग किया गया था। हुआ क्या कि भाई नए उद्योग खोलने लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस लेने के लिए वो है रिश्वत देनी पड़ेगी, और रिश्वत किसके पास है, सिर्फ अमीर लोगों के पास है, पैसा वही दे सकते हैं। तो सिर्फ ये सारा का सारा काम कंसंट्रेटेड होकर के कहाँ चला गया, बड़े घरानों के हाथों में चला गया, ठीक है। वही बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास घूस देने के लिए पैसे, उनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे, ठीक है। बड़े घराने बाजार में प्रतिस्पर्धा से उभरने से रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त करते थे, या पूरी प्रणाली परमिट राज प्रणाली और प्रणाली के रूप में बाजार में बड़े घराने प्रभुत्व के फलने फूलने लगी। और हुआ ये कि भाई अब जैसे कोई रिच पर्सन है, उसने लाइसेंस ले लिया, ठीक है, और वो उसने इतना महंगा लाइसेंस परचेज कर लिया कि कोई गरीब आदमी का भी लाइसेंस ही नहीं परचेज कर पाएगा। उसको दो फायदे हो गए, एक तो वो काम बिजनेस कर पाएगा, दूसरा उसने इतना महंगा लाइसेंस का रेट, इतना घूस देने का रेट इतना बढ़ा दिया कि गरीब आदमी जा नहीं पाएगा। और जब गरीब आदमी नहीं जा पाएगा तो कोई लाइसेंस ही नहीं ले पाएगा, तो अकेला मोनोपोली नहीं होगी इसके पास, उसका बिजनेस अकेला हो जाएगा। जब अकेला बिजनेस चलाएगा तो कितना महंगा सामान बेचे वो उसकी अपनी मर्जी है। समझ में आई बात, ठीक है। तो पूरा का पूरा इकोनॉमी का जो पावर जो था वो कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटने लग गया, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट है, आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी विनिमय को बचत करना, न कि विदेशी विनिमय को निर्यात प्रोत्साहन का द्वारा प्राप्त करना सरकार के एक अकुशल नीतिगत उपकरण सिद्ध हुआ। भाई आप फॉरेन एक्सचेंज को बचाना तो चाहते हो, पर कैसे? आपने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट करने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनाए जा रहे हो। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे बनाओगे भाई, जब आपके पास उस क्वालिटी की प्रोडक्ट ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कैसे बनाओगे? तो बाहर की चीजें आने से रुक जाएंगी? नहीं रुकेंगी, ठीक है। आपको एक्सपोर्ट करके और अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना चाहिए ना। तो एक्सपोर्ट करने पे ध्यान नहीं दे रही है, इंपोर्ट करने पे ध्यान, इंपोर्ट को रोकने पे ध्यान दे रही है। समझ में आई बात। तो ये जो है नीति जो है वो फेल हो गई थी उनकी सरकार की, ठीक है। और हमारे देश के विनिमय के भंडार में कम होने लगे, और सन 1990 तक अंत तक ये भंडार न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया था, और 1990 तक आते आते अभी तक का हाईएस्ट
रिकॉर्ड रहा है कि सबसे लोवेस्ट लेवल पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज पहुंच गया था 1990 में जाकर के। आई बात में ये फेलियर शो करता है आपके जो ये इंपोर्ट सब्सिट्यूशन की जो पॉलिसी लेकर के आए थे आप। तो इंपोर्ट सब्सिट्यूशन की पॉलिसी लेकर के आते हो तो उससे भी फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे हो, पर एक्सपोर्ट करो ना। अगर फॉरेन एक्सचेंज को ही बचाना है तो एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करके बढ़ाओ, इनकम को बढ़ाओ। समझ में आई बात? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि भाई क्या बोलते हैं, घर में पैसे बचाने हैं तो खाना खाना बंद कर दो। खाना खाना नहीं बंद कर सकते हो ना, कमाना पड़ेगा ना उसके लिए ज्यादा, अगर पैसे बचाने हैं तो। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कि पॉलिसी जो है इनकी जो है विफल हो गई थी। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपकी बैड में आ गया। ठीक है, बैड इफेक्ट। लास्ट है आपका कंक्लूजन। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विकास की रणनीति परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिरता की गतिरोध को तोड़ने के में सफल रही। भाई ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो एक चीज अच्छी हुई थी कि जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी से ना एक मूवेबल इकोनॉमी बन गई थी, एक चलती फिरती इकोनॉमी बन गई थी कि भाई अब थोड़ा बहुत ग्रोथ भले स्लो हो पर ग्रोथ तो हो रहा है। समझे, जीरो से कुछ तो बढ़िया है। ठीक है ना, तो गतिरोध को तोड़ने में सफल रही थी और भारत के खाद्यान्न उत्पादों का आत्मनिर्भरता। और दूसरा क्या फायदा हुआ था कि खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भरता बढ़ गई थी हमारी। हम आत्मनिर्भर हो गए थे खाने पीने के उसमें। ठीक है ना, अनाज के लिए हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हुए थे। ठीक है, और क्या है जी, भूमि सुधार में HIV तकनीक ने भारत की कृषि स्थिति को, पिछड़ेपन को अर्थव्यवस्था के एक जीवंत और बढ़ते क्षेत्र में बदल दिया था। जो HIV सीड्स जो हरित क्रांति आई हमारे देश के अंदर, उसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो एक बीमार सेक्टर था वो एक अर्निंग देने वाला सेक्टर, लोगों का नजरिया बदल गया, किसानों का नजरिया बदल गया पूरा। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन की तरफ लेकर के चला गया पूरे किसानों को। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में विविधीकरण हुआ और आधारिक संरचना का विकास एवं बोधमय वास्तविकता बन गया। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के सापेक्ष योगदान के संरचनात्मक बदलाव भी वास्तविकता बन गया। और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो था वो GDP में जो कंट्रीब्यूशन था वो घटा और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ गया। ठीक है ना, ये चेंजेस है ना। परंतु विरोधाभास के रूप में जब औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुई तो कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान में कमी हुई, तब भी 65% जनसंख्या जो है अभी भी कृषि क्षेत्र में ही कार्य कर रही थी। मतलब आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कम हुआ, वो जो है कंट्रीब्यूशन कम हुआ और इंडस्ट्रियल से बड़ा हुआ, पर फिर भी 1991 के टाइम पे अगर आप देखो डाटा, तब एग्रीकल्चर सेक्टर में 65% लोग लगे हुए थे तब भी। और जब आजादी के टाइम पे कितने लगे हुए थे? 72%। समझ में आई बात? तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बस थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया था, बढ़ गया था। समझ में आई बात? इसका अर्थ है कि औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र की वृद्धि कृषि क्षेत्र के अधिशेष श्रम शक्ति को समाहित करने के लिए प्राप्त नहीं था। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर बढ़ा तो सही, पर उतना नहीं बढ़ पाया जितने के लिए एग्रीकल्चर को कम होना चाहिए था। एग्रीकल्चर बहुत थोड़ा सा ही कम हो पाया। ठीक है ना, परिणाम स्वरूप उत्पादकता में तेजी के कारण कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रम शक्ति का ढेर बच गया, लेकिन औद्योगिक वृद्धि इस अधिशेष श्रम शक्ति को समाहित करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ। हुआ क्या कि भाई लेबर तो बढ़ गई, लेबर तो है आपके पास, इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना नहीं बढ़ पाया, सर्विस सेक्टर उतना नहीं बढ़ पाया, फिर भी क्या हुआ, इस वजह से लोगों को एग्रीकल्चर में ही काम करना पड़ा और परसेंटेज 65% तक ही रुका रह गया। ठीक है, आयोजकों के सामना शहरी क्षेत्रों को शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी समस्या की अर्थव्यवस्था में भारी ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या से हुआ। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई औद्योगिक नीति की मुख्य कमी के रूप में मान्यता दी गई। अब हुआ क्या कि भाई आपने पंचवर्षीय योजना के तहत ये इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेकर के आए, उसके बावजूद शिक्षित बेरोजगार आपके घर देश में बैठे हुए हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी जो है वो बेरोजगार बैठे हुए, ये आपकी सबसे बड़ी कमी के रूप में उभर करके आया आपके। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर दोनों चीज लिखोगे आप। ठीक है ना, विदेशी प्रतिस्पर्धा के अत्यधिक नियंत्रण तथा संरक्षण से घरेलू उद्योग उत्पादकों को गैर प्रतिस्पर्धा का अकुशलता मिली। अब हुआ क्या कि आपने विदेशी विदेशी कंपनियां यहाँ पे आने वाली थी, उनके ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल बना दिया कि इतना इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, प्रोडक्शन कोई क्वांटिटी कम करवा दी कि इतने प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ के हमने तो गवर्नमेंट ने तो इसलिए किया था कि गवर्नमेंट यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, पर उसका उल्टा असर हुआ। यहाँ के प्रोड्यूसर ने देखा कि भाई हमारे पास तो कंपटीशन ही नहीं है, कोई बाहर की कंपनी आकर के भी हमें कंपटीशन नहीं देती क्योंकि सरकार ने हमें संरक्षण दे रखा है। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार ही नहीं किया। ठीक है, अपने प्रोडक्शन में सुधार नहीं किया
और वो मोनोपोली की तरह इसको इस्तेमाल करते रहे और वो लोकल क्वालिटी के गुड्स ही बना बना करके जो है वो बेचते रहे। भाई कंपटीशन बढ़ता, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ना करती तो कंपटीशन बढ़ता, और कंपटीशन बढ़ता तो सब अपनी अपनी क्वालिटी अच्छी बढ़ाते। पर यहाँ तो वो प्रोटेक्शन दे दी गई, जब प्रोटेक्शन दे दी थी तो क्वालिटी को डेवलप ही नहीं किया गया। समझ में आई बात? समय के साथ साथ औद्योगिकरण की नीति रणनीति के दुष्परिणाम अच्छे परिणामों के में इतना धुंधला करने लगे थे कि सरकार को अपनी आर्थिक विकास की रणनीति का विशेष होकर पुनर्विवेचन करना पड़ा, और इस अनुरूप नई आर्थिक नीति, नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के उदय हुआ, जिसका विवरण अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मतलब अब जो अच्छी चीजें और बुरी चीजें इतनी ज्यादा हो गई ना कि नकारात्मक पॉइंट जो थे, जो नेगेटिव पॉइंट्स थे, वो भी बहुत बढ़ चढ़ करके, देखो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना, वो जो बैठते हैं बात करते हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट रखने वाले भी कुछ इकोनॉमिस्ट होते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, और कुछ पॉजिटिव बोलने वाले भी होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पढ़ा था ना हम लोगों ने 11th क्लास में, ठीक है। तो जब बहस होती है तो जब मुद्दे निकल करके आए तो इतने अलग अलग मुद्दे निकल करके आ गए कि हमको एक नए इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ गई। कि हमने कहा कि यार हमने सुधार तो किए पर ये कोई खास सुधार नहीं है, आप ढिंडोरा मत पीटो कि भाई बहुत बड़ा बदलाव कर दिया 40-50 सालों के अंदर। समझ में आई बात? तो हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लेकर के आए थे, किसमें? 1991 में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा। ठीक है।